कैसे हैं दोस्तों पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया था मालदीव का इतिहास और इतिहास में होने वाली वो सारी घटनाएं, यानी कि इतिहास में मालदीव पर किस किस ने कब्जा किया था और कब कब उन लोगों ने कितने वक्त तक के लिए राज किया था। ये सब हम आपको पिछले व्लॉग में बता चुके हैं। और दोस्तों 1988 से लेकर 2008 तक इंडिया और मालदीव के रिश्ते कितने मजबूत और कितनी पक्की दोस्ती वाले रहे हैं, ये सब भी हम आपको अपने पिछले व्लॉग में बता चुके हैं। दोस्तों मालदीव पर अब्दुल कयूम की हुकूमत पूरे 30 साल तक रही और इनमें अहम वजह जो है वो 1988 है, यानी कि जब मालदीव में अब्दुल कयूम के खिलाफ बगावत हुई थी और इंडिया ने उसका साथ दिया था। और तभी से इंडिया और मालदीव में एक अच्छी बॉन्डिंग, यानी कि एक अच्छी दोस्ती, एक अच्छे पड़ोसी वाली बात जो है वो 2008 तक रही। लेकिन 2008 में जब अब्दुल कयूम की मालदीव से विदाई हुई और उसके बाद मालदीव में सब कुछ बदल गया। ये कैसे हुआ? दोस्तों हुआ यूं कि 2008 के बाद से मालदीव में चुनाव बिल्कुल आज़ाद और सही तरीके से होने लगे, जिसकी वजह से अलग अलग वक्तों में मालदीव की भागदौड़ अलग अलग लोगों के हाथों में आने लगी। जब अलग अलग लोगों ने मालदीव की हुकूमत को संभालना शुरू किया तो इसकी वजह से मालदीव के अंदरूनी हालात ही नहीं बदले, बल्कि बाहर की जो राजनीति पॉलिसी है वो भी तेजी के साथ बदलना शुरू हो गई। दोस्तों सबसे पहले तो 2008 में नशीद की हुकूमत आई, तब भी सब कुछ ठीक ठाक रहा। फिर 2012 से 13 का दौर आते आते नशीद की कुर्सी गई और अब्दुल्ला यामीन नाम के एक शख्स ने मालदीव की गद्दी संभाली। यह मालदीव का एक ऐसा नेता था जिसने सत्ता में मालदीव के पुराने दोस्त से इंडिया से अपना हाथ पीछे खींचना शुरू किया और वहीं चाइना के करीब जाना शुरू कर दिया। चाइना ने भी अचानक से न जाने क्यों मालदीव में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया और चाइना जिसकी 2012 तक माले में एम्बेसी ही नहीं थी, अब उस चाइना ने न सिर्फ एम्बेसी खोली बल्कि बहुत तेजी के साथ मालदीव में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया, बल्कि लाखों करोड़ों डॉलर्स का कर्जा भी दिया। बल्कि इतना ज्यादा कर्जा दिया कि एक दौर में जब पूरी दुनिया का मालदीव पर कर्जा था उसमें सिर्फ 70% चाइना का कर्ज था। जैसे जैसे मालदीव में ये सब कुछ हो रहा था वैसे वैसे भारत की चिंताएं भी बढ़ती जा रही थी। और ये चिंता की बात इसलिए भी थी क्योंकि एक बड़े पक्के और पुराने दोस्त से दोस्ती खत्म हो रही थी, बल्कि वो तो अब उसके पाले में जा रहा था जिसे इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। और हद तो तब हो गई जब सिर्फ 50 लाख डॉलर में मालदीव ने अपना एक द्वीप चीन की एक कंपनी को 50 साल के लिए लीज पर दे दिया। लेकिन दोस्तों फिर 2019 में एक बार मालदीव में इलेक्शन हुए जिसमें गवर्नमेंट पूरी तरह से बदल गई। नशीद की जीत हुई और उन्हीं के जरिए से इब्राहिम सोलेह यहाँ के राष्ट्रपति बने। जब इब्राहिम सोलेह ने शपथ ली तो उनकी शपथ में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए और भारत की मालदीव के अंदर वापसी हो गई। भारत ने भी चाइना के इन्फ्लुएंस को खत्म करने के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और तो और मालदीव की चाइना का कर्ज चुकाने में भी मदद की थी। बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जिसमें से एक प्रोजेक्ट देश से जुड़ा हुआ था, यानी मालदीव की डिफेंस में भी मदद की थी और मालदीव को हेलीकॉप्टर और दूसरी चीजें भी तोहफे में दी गई थी। दोस्तों इस सीरीज के पहले व्लॉग के शुरू में ही हमने आपको बता दिया था कि मालदीव में बैठे कुछ पॉलिटिशियंस ने अपनी अलग ही एक राय दी थी जिससे इंडिया और मालदीव के रिश्ते खराब हो गए। इसमें कुछ नाम शामिल हैं जिन्होंने इस मसले पर कमेंट किए थे, जिनमें सबसे पहला नाम है मरियम शूना और दूसरा नाम है मालशा शरीफ और तीसरा नाम है अब्दुल्ला महजूम मजीद। इन्होंने जो कमेंट किए थे इंडिया और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर मानो जैसे इनसिक्योरिटी के ऊपर किए गए हों। इनका मानना था कि शायद प्रधानमंत्री का एजेंडा हो मालदीव को लक्षद्वीप से भिड़ाने का, लेकिन इन कमेंट्स में पर्सनल अटैक भी शामिल थे। मरियम शूना ने कहा कि प्रधानमंत्री इजराइल के पपेट हैं और उनके कॉलीग्स ने कहा कि लक्षद्वीप की फोटो मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री को चैलेंज करने के लिए ली गई है और महजूम मजीद तो इंडिया के खिलाफ ही कमेंट करने लग गए। इन्होंने ओपन यूरेंशियल के वीडियो शेयर किए और कहा कि ये इंडिया का कल्चर है। सोशल मीडिया पर इस सब की वजह से एक लड़ाई छिड़ गई। इंडियन सेलेब्स फिल्म स्टार ने तो ट्विटर पर यहाँ तक कहा कि हम मालदीव की होटल और फ्लाइट की बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं। जब बात यहाँ तक पहुँच गई तो मालदीव की सरकार को इसकी सीरियसनेस का समझ आई और इनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि जो ओपिनियंस यहाँ इनके मिनिस्टर ने रखे हैं वो इनके ज़ाती ओपिनियंस हैं और मालदीव की सरकार को ये रिप्रेजेंट नहीं करते। बाद में इनकी सरकार ने अपने इन 3 मिनिस्टर को सस्पेंड भी कर दिया था। लेकिन बात यहाँ पर मालदीव या लक्षद्वीप की नहीं थी, सिर्फ सोशल मीडिया की लड़ाई की नहीं है।
इस पूरी कंट्रोवर्सी के पीछे छुपी है नफरत की पॉलिटिक्स। ये जियोपॉलिटिकल एजेंडा है जिसकी वजह से ये सब हुआ है। दोस्तों, चाइना के इन्फ्लुएंस से ही इंडिया आउट का ट्रेंड चलाया गया था। इन सारे ट्रेंड्स को जाहिर है चाइना की तरफ से मालदीव के विपक्ष को पूरा सपोर्ट हासिल था। सोशल मीडिया से शुरू होने वाले ये ट्रेंड्स इतने ज़्यादा आगे बढ़ गए कि नेताओं की रैलियों में भी सुनाई देने लगे। दोस्तों, जब 2023 में मालदीव में इलेक्शन होने वाले थे, उन इलेक्शन का मेन मुद्दा ही यही था। मतलब वहाँ के जो एक पॉपुलर नेता हैं जिनका नाम मोहम्मद मोइज़ू है, उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में अपनी जनता से वादा किया था कि अगर वो जीत गए तो इंडिया को पूरी तरह से मालदीव से आउट कर देंगे, इंडियन आर्मी को अपने देश से पूरी तरह से निकाल देंगे। जहां मोहम्मद मोइज़ू इंडिया के बारे में ऐसी राय रखते हैं, वहीं इनको दूसरी तरफ प्रो चाइना भी कहा जाता है। मतलब ये चाइना के इन्वेस्ट की और पॉलिसी की तारीफ करते नहीं थकते हैं। यही वजह है इलेक्शन के पहले ये चर्चाएं शुरू होने लगी थी और इंडिया की तरफ से इस खतरे को महसूस भी किया जा रहा था कि मोहम्मद मोइज़ू जीत गए तो मालदीव का फ्यूचर क्या होगा। अब देखिए, मोहम्मद मोइज़ू जीत भी गए और उन्होंने अपने वही बयानों को दोहराना भी शुरू कर दिया, जिसकी वजह इलेक्शन जीतने से पहले उन्होंने अपनी जनता से वादा किया था। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जनता से वादा किया था और मैं उसे ज़रूर निभाऊंगा, यानी इंडिया को मालदीव से बाहर कर दूंगा। दोस्तों, ये सारी चीज़ें इंडिया को परेशान करने वाली हैं और साथ ही साथ वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए भी खतरनाक हैं। उसकी वजह यह है कि इंडिया का मालदीव से बाहर होना बस यही नहीं है, बल्कि साफ तौर पर चाइना का अंदर आना भी है। चाइना मालदीव के ऊपर बहुत मजबूत पकड़ बनाएगा और हो सकता है कि मालदीव का हाल भी चाइना के कर्ज की वजह से पाकिस्तान और श्रीलंका जैसा हो। वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए ये परेशान करने वाली बात तो है ही, बल्कि चाइना अब ऐसे देश पर काबिज हो जाएगा जहां से बहुत से ट्रेड रूट गुजरते हैं। मगर उससे भी ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि अमेरिका की डिप्लोमेटिक हार के तौर पर भी देखा जाएगा, क्योंकि अमेरिका बहुत वक्त से चाइना को काउंटर करने के लिए साउथ एशिया के बहुत से मुल्कों को लुभाने की कोशिश कर रहा है। लंबे वक्त से ही अमेरिका और चाइना के बीच इस बात को लेकर दुश्मनी चलती आ रही है कि कौन इस इलाके में कौन से देश को अपने पाले में कर ले। जाहिर है मालदीव की लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के दौर में सारी लड़ाइयाँ समुद्र में ही लड़ी जाती हैं। क्योंकि अमेरिका अगर चाइना को काउंटर करेगा तो उसको अपने उन मिलिट्री बेस की ज़रूरत पड़ेगी जो उसने इस इलाके में बनाए हैं या फिर इन इलाकों में बनाना चाहता है। दोस्तों, मालदीव के हालातों को हमने फर्स्ट व्लॉग से आपको बताना शुरू कर दिया है और इस व्लॉग में हमने मालदीव से लेकर चाइना और वेस्टर्न वर्ल्ड के हालातों को भी आपके सामने रखा है। दोस्तों, इसमें आपको कौन सी बात अजीब लगी या क्या चीज़ थी जो हमने आपको अपने व्लॉग में नहीं बताई, ये सब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दोस्त नवाज़ खान।